मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने अवकलन समाकलन पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गति के समीकरण। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्लास 11th में जो बेसिक चीज यही है, गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 चीजें होती है। तो इसमें इनका मीनिंग क्या क्या होता है वो पहले लिख लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। u इक्वल टू होता है प्रारंभिक वेग, मतलब स्टार्टिंग में किसी वस्तु का वेग क्या था उसको u से दर्शाएंगे। v बराबर होता है अंतिम वेग, कि किसी वस्तु का अंतिम वेग कितना था तो v, और t इक्वल टू होता है समय, और a इक्वल टू होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? यदि हम त्वरण के डेफिनेशन की बात करें, त्वरण का जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बस डेफिनेशन यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि इसका यूज होगा। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनता है इसका? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, गति के तीनों समीकरण का निगमन करने वाले हैं। गति के जो समीकरण का निगमन होता है वो 2 विधि से होता है। एक होता है सामान्य विधि, और एक होता है समाकलन विधि। और एग्जाम के लिए ये दोनों विधि ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाकलन विधि तो हम लोगों ने देखा अभी कि जो गति के समीकरण का निगमन है हम 2 विधि से कर सकते हैं, या तो सामान्य विधि से कर सकते हैं या तो समाकलन विधि से। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सामान्य विधि से हम कैसे कर सकते हैं। तो सामान्य विधि क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि से कीजिए, तब हम समाकलन विधि यूज करेंगे, नहीं तो सामान्य विधि अप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे वो गति के द्वितीय समीकरण भी देखना है और तृतीय समीकरण भी देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो स्टार्टिंग में अपन क्या थ्योरी जमाएंगे इसका? माना पेन से लिखते हैं। माना तो स्टार्टिंग में थ्योरी के जमाएंगे हम कि माने कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है तथा किसी समय t इक्वल टू 0 पर, मतलब समय क्या है? 0 है, तब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u वेग से चलना स्टार्ट करेगा। तब कुछ समय हो जाएगा, मान लो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, कुछ समय हो जाएगा। वो समय हमको पता नहीं है अभी, तो हम उसको मान लेते हैं t। समय क्या? t। पहले t क्या था? 0 था। समय मतलब 0 था। अब समय क्या हो गया? t हो गया। ठीक है, समय पहले था 0, अब समय है t। इसको लिखिएगा समय को t इक्वल टू 0, और यहाँ समय लिखा t इक्वल टू t मतलब टाइम। पर उसका वेग क्या हो जाता है? v, मतलब स्टार्टिंग किया तो u वेग से, लास्ट में क्या होगा उसका वेग? उसका v हो गया। ठीक है, ये थ्योरी जम गई हमको त्वरण की परिभाषा से। तब त्वरण की परिभाषा से लिखते हैं। तो त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो लिखेंगे त्वरण, इधर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन, दर मतलब रेट, मतलब किस रेट से हो रहा है? तो समय के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहां लिखेंगे समय अंतराल। वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हुआ? वस्तु का वेग, अंतिम वेग कितना था? v। प्रारंभिक वेग क्या है? u माइनस अंतिम वेग से। यदि हम प्रारंभिक वेग, किसी में परिवर्तन निकालना होता है किसी भी चीज में, तो हम अंतिम चीज से प्रारंभिक चीज को माइनस कर देते हैं हमेशा, तो हमको परिवर्तन निकल जाता है। तो हमने अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस किया तो हमारा वेग में परिवर्तन आ गया।
अब समय अंतराल, समय अंतराल मतलब समय के बीच का अंतर, ठीक है। समय, अंतिम समय क्या था t, प्रारंभिक समय क्या था 0, तो उनके बीच का अंतर t - 0, हमने ये जमा दिया। त्वरण क्या होता है a, इसके पहले मैंने बता दिया किस चीज को क्या संकेत से शो करते हैं, तो त्वरण को a से करते हैं। a = v - u/t, इसका तिरक गुणा करेंगे, at = v - u, u इधर आ जाएगा, u प्लस at = v, या फिर v = u प्लस at, ठीक है, u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। तो ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन एकदम सिंपल सा था, सिंपली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप इसको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। देन हम सेकंड देखते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। इसमें भी स्टार्टिंग में जो थ्योरी लिखेंगे वो पूरा सेम छापेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, किसी समय t = 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u तथा किसी समय t = t पर उसका अंतिम वेग v हो, तो यहां तक पूरा सेम लिखेंगे, v हो तो यहां तक पूरा सेम लिखेंगे, ओके। तथा यदि वस्तु का कुल विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार से दूरी टाइप से ही होता है, हम लोगों ने विस्थापन और दूरी में अंतर पढ़ा था तो समझा था। यदि वस्तु का कुल विस्थापन s हो तो s, ठीक है। प्रारंभ में मान लेते हुए कोई वस्तु यहां थी, इस समय इसका जो वेग था वो वेग u था, बाद में इसका वेग क्या हो गया, यहाँ पहुंचने तक v हो गया। इस समय क्या था 0 था, फिर समय क्या हो गया यहाँ पे उसका t हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको त्वरण a लगा, तथा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उस दूरी को हम क्या मान रहे हैं s मान, कुल विस्थापन को s मान। जब हम वेग की बात करते हैं तो मोस्टली हम विस्थापन की बात करते हैं, जब चाल की बात करते हैं तो हम दूरी की बात करते हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाया था वेग और क्या बोलते हैं चाल में अंतर और विस्थापन और दूरी में अंतर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा है इसको। यदि कुल विस्थापन s हो तो उसमें हम लोगों ने वेग का सूत्र भी पढ़ा था, तो वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, ये वेग का सूत्र होता है। लेकिन यदि मैं इस वेग की जगह औसत वेग निकालूं तो सूत्र क्या बनता है, तो सूत्र बनता है औसत वेग बराबर विस्थापन की जगह हो जाएगा कुल विस्थापन और नीचे सेम रहेगा समय अंतराल। ये औसत वेग का सूत्र बनता है और हमें जो जरूरत है वो है औसत वेग के सूत्र की, ठीक है। इस औसत वेग के सूत्र को एक हम और तरीके से लिख सकते हैं, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, औसत वेग गुणित समय अंतराल बराबर में क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, बराबर में क्या बचेगा कुल विस्थापन। हम लिख दिए यहाँ पे कुल विस्थापन। अब हमको यही चाहिए था, हमने लिया कुल विस्थापन s हो तो कुल विस्थापन का सूत्र बन गया ये। हमने कहां से निकाला, हमने देखा वेग ऐसा होता है, फिर औसत वेग का सूत्र ये होता है, फिर उससे आता है कुल विस्थापन ये, ठीक है। तो आप यहां से इसको नोट मत कीजिएगा, लिखिएगा चूंकि ये ब्रैकेट में रख दीजिएगा सूत्र के रूप में। तो हमारा ये आ गया सूत्र, मेन सूत्र कुल विस्थापन। इसके बाद सीधे यहां से लाइन आ जाएगी, इसको साइड में लिख सकते हैं चाहे तो, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। कुल विस्थापन कितना था हमारा s,
इसमें एक पॉइंट ये कि हमने औसत वेग नहीं निकाला था ना, तो हम अभी औसत वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, औसत वेग लाइन हम पहले लिख लेंगे। ओके, तो औसत वेग यहां यूज कर लेते हैं। अब किसी चीज का औसत निकालना या माध्य निकालना जो हमने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे मान लो आपके पास 4 नंबर दिए हैं, 2, 4, 6, 8, तो आप इसका औसत कैसे निकालते रहे? 2 + 4 + 6 + 8 निकालते थे, बटे में 1 2 3 4 ठो है तो 4 लिख देते थे। ये था औसत निकालने का तरीका। तो यहाँ पे अपने को जो औसत निकालना है वो निकालना है किसका? वेग का। वहां पे औसत किसका था? संख्याओं का था। तो वेग कितने वेग है अपने पास? 2 वेग है, एक u और एक v, तो लिख दो u + v, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, कितने ठो है? 2 ठो है, 1 2 नीचे 2, कुल वेग कर दिए हैं, जोड़ दिए वेग को, और उनकी संख्या कितने ठो है? 2, तो 2 लिख दिए। ये है औसत वेग जो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी। ओके, तो u + v/2 इंटू समय अंतराल कितना? t - 0, या सीधे टी भी लिख सकते हो, t - 0 मतलब t ही होता है, तो आप इसको डायरेक्ट चाहो तो t भी पुट कर सकते हो। t पुट कर दिया हमने। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओ सॉरी, भाई यहाँ इसको ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण 1। यहां तक हमने किया। गति के प्रथम समीकरण का हमने निगमन किया था, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से v = u + at, अतः v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम v के उस मान को यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो s = u प्लस, इस v की जगह रखेंगे तो ये लिखाएगा u + at, अब बटे में 2 तो था ही, इंटू t, u + u 2u + at/2t, t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 2ut + tt t²। 2 इसमें भी अलग हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स में सीखा होगा आपने, यदि आपके पास लिखा है a + b/c लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a/c + b/c, अलग अलग कर सकते हैं। तो ही हम करेंगे यहाँ पे, 2u2/2 और at²/2 अलग अलग कर लेते हैं। s = 2ut/2 + at²/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो हमारा मेन आंसर था, अब कुछ मिटा लीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चित्र मिटा देता हूँ, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मेन आंसर लिख देते हैं। क्या बचेगा? s = ut प्लस, हम नीचे वाले 2 को सिर्फ 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2, और at², तो ये हमारा मेन आंसर। इसके बाद आप ये लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर डायग्राम बना लीजिएगा, फिर यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा, देन ये लास्ट में ये तेज गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। थोड़ा सा बड़ा है पहले वाले से, लेकिन उतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इसका तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट देख लेते हैं, गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अब इसके लिए जो हम थ्योरी लिखेंगे अब देखते हैं गति का तृतीय समीकरण का निगमन। इसके जो हम थ्योरी लिखेंगे, जो गति के समीकरण द्वितीय वाले में हमने लिखा था, दूसरे वाले में पूरा वही छाप देना है कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, किसी समय t = 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u तथा किसी समय t = t पर उसका अंतिम वेग v हो तो, तथा वस्तु का कुल विस्थापन s हो तो, पूरा s हो तो, वहां तक कर लेना पूरा। ठीक है, देन अपन इसमें देखेंगे, फिर हम जानते हैं कि हो तो s है कर देना। ठीक है, s है। फिर गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या था?
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम समय निकाल लेते हैं, तो हम थोड़ा पक्षांतर करेंगे, u इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ए यहाँ गुणे में है, नीचे भाग में आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। या फिर हम लिख सकते हैं t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, तथा गति के द्वितीय समीकरण में हम लोग एक सूत्र लिखा था, तो यहां मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। क्योंकि हम लोगों ने वहां पूरा एक्सप्लेन कर लिया था, इसलिए मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ओके, तो कुल विस्थापन हो जाएगा आपका s, औसत वेग निकाला था u प्लस वी बाई टू, समय निकाला था t। हम क्या करेंगे, जो t का मान आया है, ठीक है, इस t के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख लेते हैं t का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख के देखते हैं यहाँ पे t का मान ये वाला, तो s इक्वल टू वी माइनस यू बाई टू इंटू, सॉरी v प्लस यू, देखो u प्लस वी लिखो चाहे v प्लस यू लिखो, प्लस में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसे आगे पीछे कर लिया v प्लस यू। और ये दूसरा आया जो v माइनस यू बाई ए, इनका गुणा होगा। जब इनका गुणा होगा तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या था इसका सूत्र, बहुत लोग को याद नहीं होगा अभी भी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सूत्र था इसका। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लिखा है अब a माइनस बी, तो देखिए लिखा है v माइनस यू, और लिखा है a प्लस बी, तो लिखा हुआ है v प्लस यू, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तो हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v पहले तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हुआ है उसमें। और नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 का a से, तो 2a, तीनों गुणा कर देंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, जमा के लिख देंगे, लेफ्ट वाले को इधर और राइट वाले को इधर कर देंगे। तो ये आ गया गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ठीक है, सिंपल सा नहीं वाला। तो ये था गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार आप जब इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से बनेगा। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना। ओके, यदि कुछ भी डाउट होगा आपको मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।